नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। ट्रंप का डबल गेम। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन डेडलाइन खत्म होते ही ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का बटन नहीं दबाया। इसके पीछे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चल रही एक बेहद बड़ा डिप्लोमैटिक गेम है। अमेरिका एक तरफ ईरान पर लगातार प्रेशर बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर बैक चैनल के जरिए बातचीत के रास्ते भी खुले हैं। इस पूरे गेम में इराक के कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट नेचरवान बरजानी का नाम अचानक से काफी इंपॉर्टेंट हो गया। खबर बताती है कि बरजानी के जरिए अमेरिका ने ईरान के पावरफुल IRGC नेतृत्व तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। यानी वॉशिंगटन एक तरफ मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ तेहरान के अंदरूनी पावर सेंटर तक सीक्रेट मैसेज पहुंचाने का गेम खेल रहा है। ट्रंप का यह डबल गेम, ईरान को तीन तरफ से घेरने की यह स्ट्रेटेजी और बरजानी के जरिए हुई सीक्रेट बातचीत ने पूरे मिडल ईस्ट की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। देखिए 60 दिनों की डेडलाइन के बाद ट्रंप की अगली चाल क्या है, नेचरवान बरजानी कौन है और अमेरिका ईरान के बीच पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जिस 60 दिन की डेडलाइन को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होते ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर एक और बड़े हमले का आदेश नहीं आया। यही बात इस वक्त मिडिल ईस्ट के पूरे पावर गेम को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रही है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बेहद सख्त बयान आते रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य दबाव भी बनाए रखा, समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ा, साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वॉशिंगटन का रुख बिल्कुल साफ रहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद 60 दिन पूरे होने के बाद भी ट्रंप ने तुरंत एक नई बड़ी एयर स्ट्राइक का आदेश नहीं दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म हो गया है। असल तस्वीर इसके उलट है। दोनों देशों के बीच भरोसा बेहद नीचे पहुंच चुका है। समुद्री रास्तों को लेकर टकराव जारी है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दबाव के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका आर्थिक, सैन्य और डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए तेहरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यानी इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो सीधे युद्ध और सीधे समझौते के बीच एक ऐसा फेज है जिसमें दोनों देश अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप का रुख बदलता दिखा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम पहले के मुकाबले हल्का रुख अपना रहे हैं। हम ईरान के साथ सिर्फ आधी बातचीत कर रहे हैं। वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है और उनके पास पैसा नहीं है। बड़ी जानी मानी फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस विद द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। 1.5 ट्रिलियन तो इनका डिफेंस बजट है, द ग्रेटेस्ट आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन खबर क्या आई है कि जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो नवंबर के महीने से, पिछले कितने महीनों से ये लगा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गए साहब 10 महीने। 10 महीने से लगातार घुसेड़ रखा है, लड़े जाओ, मरे जाओ। इसके पहले जॉर्ज वॉशिंगटन जो सारी आपका जो जॉर्ज बुश कैरियर था, उसको भी हटाना पड़ा 1 साल के बाद। एक साल आप रगड़ रहे हैं दुश्मन अपने फौजियों को फॉर अ स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक के ऊपर लड़ाई दी गई है साहब। और बेअंत लड़ाई। इलेक्शन प्रॉमिस क्या दिया था, आई विल हैव नो फॉरएवर वॉर्स, कोई फॉरएवर वॉर नहीं होगी, कोई एंडलेस वॉर नहीं होगी। किया क्या है आपने, 6 महीने से लड़ाई चले आ रही है। खत्म करना चाह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप, तो खत्म कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक गले पड़ गया है इजराइल का नेतन्याहू कि मैं नहीं खत्म करूंगा साहब, मैं ना मानूं, मैं तो लड़ूंगा। 900 दिन हो गए लड़ते लड़ते मेरी फौज को, खैर मेरे पे तो जान पे आन पड़ी है, तो मैं तो लड़ूंगा। रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस बयान का मतलब अभी अमेरिका सीधे बड़ा हमला करने के बजाय ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है, समुद्र के रास्ते उसका व्यापार रोक रहा है और बातचीत से समझौते की कोशिश भी कर रहा है। ट्रंप ने सैन्य ऑप्शन को खत्म नहीं किया है। उन्होंने साफ इशारा किया कि अगर बातचीत से उनकी शर्तों के मुताबिक डील नहीं बनती तो मिलिट्री एक्शन फिर से सामने आ सकता है। आपको बता दें, ट्रंप ने फरवरी में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। शुरुआत में उम्मीद थी कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये कई महीनों तक खिंच गया। वहीं अब अमेरिका के सामने दो तरह का दबाव है। एक तरफ वो ईरान के खिलाफ अपने सैन्य मकसद हासिल करना चाहता है, तो दूसरी तरफ लंबे युद्ध की बढ़ती लागत भी उसके लिए चिंता बन रही है। ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं, या तो ईरान को आर्थिक रूप से टूटने दिया जाए या फिर उस पर बहुत बड़ा सैन्य हमला किया जाए। ऐसे में फिलहाल ट्रंप पहला रास्ता आजमाते दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ने टकराव खत्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार चीन की उन रिफाइनरीज पर नए बैन लगाने पर विचार कर रही है जो ईरानी तेल खरीदती है। यानी हमला भले ही रुका हुआ है, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ है। मैं तेरी 2 टके की नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे को तो मैंने खरीद रखा है। तेरी इलेक्शन तो मैंने फंड करी है, तेरे सारे कांग्रेसमैन की इलेक्शन मैंने फंड करी है। ये ज़ायनिस्ट लॉबी, इजराइल प्रो इजराइल लॉबी बड़ा साफ कह रही है, अमेरिका के लोग लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे, लड़ाया जाएगा, उनके बाप को लड़ाया जाएगा। दे विल बी फोर्स टू फाइट। अजीब हद है साहब, अमेरिका से आवाजें आ रही हैं साहब, मैं अपने देश के लिए लड़ के मरने को तैयार, लेकिन मैं इजराइल के लिए लड़ के मरना नहीं चाहता। खासकर जब मेरे को अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं थी। क्या थ्रेट थी? ईरान से। ईरान के मिसाइल अमेरिका नहीं पहुंच सकते, और अब जाके कह रहे हैं कि ईरान ने परेशान होकर अपनी जान सलामती के लिए एटम बम बना लिया है। तो क्या आपकी लड़ाई थी किस लिए? आपने तो बिल्कुल विपरीत किया है ना साहब। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव में हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा दांव बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। ईरान इस मुद्दे पर ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। 9 अगस्त को ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि ओमान के साथ समझौता आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, लेकिन तेहरान ने यह भी साफ कर दिया कि ओमान के साथ समझौता होने का मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करे, बैन हटाए और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे, और अमेरिका चाहता है कि समुद्री रास्ते और जहाजों की आवाजाही सामान्य हो, जबकि ईरान इसे अमेरिकी रियायतों से जोड़कर देख रहा है। इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रह गया, ये दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सौदेबाजी का हथियार बन चुका है। और यही वजह है कि 60 दिन की डील में सबसे मुश्किल मुद्दों में हॉर्मुज सबसे ऊपर रहा है। और यहीं से ट्रंप की उस स्ट्रेटजी की तस्वीर बनती है जिसमें ईरान को 3 अलग अलग दिशाओं से दबाव में रखने की कोशिश दिखाई देती है। एक तरफ मिलिट्री प्रेशर, दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रेशर और तीसरी तरफ समुद्री डिप्लोमेटिक प्रेशर। मौजूदा हालातों को एक साथ देखने पर अमेरिकी दबाव के ये 3 बड़े ट्रैक साफ दिखाई देते हैं। और इस बीच एक और बेहद दिलचस्प चैप्टर सामने आया है, सीक्रेट बैक चैनल का। अमेरिका को यह समझ आने लगा कि ईरान के साथ बातचीत में सिर्फ सरकारी वार्ताकारों से बात करना काफी नहीं हो सकता, खासकर इसलिए क्योंकि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के सिक्योरिटी और पॉलिसी सिस्टम में बेहद बड़ी ताकत है। फ्रेश सब्जी नहीं मिली, फ्रेश दूध नहीं मिला, फटा दूध पीने को मिल रहा है, हमारे बाथरूम बंद है, हमारे शावर काम नहीं कर रहे, 6 महीने से हमें टांग रखा है, 10 महीने से टांग रखा है, कोई रोटेशन नहीं है। रशिया की फौज 4 सालों से कैसे लड़ रही? क्योंकि वो रोटेट कर रहे हैं ट्रूप्स।
जो ट्रूप थक जाते हैं लड़ते लड़ते, उनको लाके रेस्ट दिया जाता है, फिर लड़ाया जाता है। ये जो भी लड़ाई लड़ा है, हम लोगों ने यही मैदान जंग में यही सीखा है। ब्रेवेस्ट से ब्रेव ट्रूप्स भी आप लड़ाते जाए, 90 दिन के बाद ग्राफ गिरना शुरू होता है, और वही जो बहादुर थे, दिलेर थे, जांबाज थे, वो सडनली बिकम अ बंच ऑफ एब्सोल्यूट पैनिक स्ट्रिकन मॉब। आप ला के इस हालत तक छोड़ेंगे, एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे हुए पीट हेग्सेथ जैसे अटिल्ला द हन, मार डालो, काट डालो, गर्दन रेत दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर कोई जहाज डुबोया है आपने, वो जहाज वाले डूब रहे हैं, नाविक, गोली मार दो उनको। ये तू सिपाही है? जनीवा कन्वेंशन कहती है कि अगर आपने दुश्मन का जहाज डुबोया है, उसके नाविक डूब रहे हैं, आप उनको पकड़ लो और कैद कर लो, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लो। बेमतलब मारना तो केवल जेस्टापो के थग करते थे, एसएस के कमीने करते थे, जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के पागल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के सामने मुश्किल थी कि जिन लोगों से बातचीत हो रही है, क्या उनके पास वास्तव में आईआरजीसी के ताकतवर हिस्से को फैसले के लिए राजी करने की ताकत है या नहीं। और यहीं पर नेचरवार बरजानी का नाम सामने आता है। बरजानी के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की ओर से संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत कर रहे थे। लेकिन बातचीत के बीच अमेरिका ये पता करना चाहता था कि गालिबाफ और अरागची को आईआरजीसी का भी समर्थन हासिल है या नहीं। इसके लिए अमेरिका ने बरजानी की मदद ली। बरजानी ने आईआरजीसी कमांडर जनरल अहमद वाहिदी से सीधे बात की। ट्रंप प्रशासन जानता था कि ईरान में खासकर सुरक्षा और परमाणु जैसे मामलों में सिर्फ सरकार की सहमति काफी नहीं होती, आईआरजीसी का भी बड़ा रोल होता है। आपको बता दें, नेचरवान बरजानी इराक के उत्तरी हिस्से में मौजूद कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति हैं। ये इलाका इराक का हिस्सा है, लेकिन यहाँ अपनी सरकार, संसद और सुरक्षा बल है। इसकी राजधानी एरबिल है। कुर्दिस्तान क्षेत्र लंबे समय से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है और बरजानी के ईरान से पुराने रिश्ते हैं। ईरान इराक युद्ध के समय भी बरजानी ने ईरान में समय बिताया था। यानी बरजानी की ये खासियत थी कि उनके पास अमेरिका और ईरान दोनों तक पहुंच थी। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने आईआरजीसी लीडरशिप तक पहुंचने के लिए उनकी मदद की। अमेरिका की खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने बरजानी से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि ट्रंप प्रशासन को आईआरजीसी कमांडर जनरल अहमद वाहिदी से संपर्क करने में उनकी मदद चाहिए। ये कोशिश इसलिए थी क्योंकि अमेरिका ये जानना चाहता था कि ईरान के अंदर असली पावर सेंटर किस दिशा में सोच रहा है। आपने पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ी, कहाँ लड़ी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ये नहीं सीखे कि ट्रूप्स को रोटेट करना पड़ता है, ठीक है, और ये नहीं सीखे कि एक इज्जतदार सिपाही हमेशा सच बोलता है, अपने बॉस को सच बचाता है। यस बॉस, यस सर, 3 बैग्स फुल सर। ये तो बाबा ब्लैक शीप में हमने सुना, ये लड़ाई में नहीं चलता सर। लड़ाई में हमारे सैम मैनेक्शॉ जैसे फील्ड मार्शल थे जो कि दो टूक सच मुंह पे बोलने को हिम्मत थी, मॉरल करेज थी। यहाँ पे झूठ बोलने वाले फरेबी, एप्पल पॉलिशर मरना मैंने थोड़ी ना है, वो सिपाही मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है, गरीब खानदानों के हैं, मर जाएंगे, हम छुपा देंगे, मरे ही नहीं। अबे तुम्हारे कोई आपके अपनी गिनती के मुताबिक 18 शहीद हुए हैं, 624 घायल हुए हैं। आप गिन के ले लीजिए, ये 150 के ऊपर इनके शहीद हुए हैं और हो रहे हैं। फिर लड़ाई खींची, फिर और शहीद कराए, फिर और मरवाए। वो बेस आपके जो है खत्म हो रहे हैं। क्या बोले, थार्ड और पेट्रियट। अमेरिकन ट्रूप्स को तो बचा नहीं रहे आप, अब सब इजराइल को बचाने के लिए लगा दिए। इजराइल नहीं हो सकता, मैं पता नहीं था। आप इतना बड़ा देश होके आप किसकी गुलामी क्यों, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। ईरान का पावर स्ट्रक्चर जितना बाहर से दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। अमेरिका के लिए समस्या सिर्फ तेहरान की सरकार से डील करना नहीं है,
असली मुश्किल ये पक्का करना है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो उसे लागू करने की पावर ईरान के भीतर मौजूद हो। वहीं नेचुरवान बरजानी की सबसे बड़ी ताकत उनके अमेरिका और ईरान दोनों से रिश्ते हैं। ईरान में बिताए उनके शुरुआती साल और वहां बने पुराने संपर्कों ने उन्हें ईरानी नेतृत्व तक की पहुंच दी है। वहीं इराकी कुर्दिस्तान के अमेरिका के साथ लंबे समय से करीबी रिश्ते हैं। इसी वजह से इस मामले में बरजानी का रोल खास रहा। अमेरिका खुद IRGC कमांडर तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बरजानी के पुराने ईरानी संपर्कों के जरिए अमेरिकी टीम IRGC नेतृत्व तक अपना संदेश पहुंचा सकी। 60 दिन की डेडलाइन का खत्म होना इसलिए किसी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि ये अगले फेज की शुरुआत है। अब दोनों देशों के पास दो रास्ते हैं, या तो बातचीत को किसी नए फ्रेमवर्क में ले जाएं या फिर सैन्य और आर्थिक दबाव को और ज्यादा बढ़ाएं। ट्रंप की तरफ से अभी तक ये इशारे जरूर हैं कि मिलिट्री ऑप्शन टेबल से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि अगर सही डील मिलती है तो उसे स्वीकार करने का रास्ता खुला है। और यही वजह है कि इस वक्त ट्रंप का हमला ना करने का फैसला अपने आप में एक मैसेज है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पीछे हट गया है, इसका मतलब ये भी नहीं कि युद्ध का खतरा खत्म हो गया है, बल्कि अमेरिका फिलहाल अपनी पोजीशन को इस तरह बनाए रखना चाहता है कि ईरान पर दबाव भी रहे और बातचीत की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस मक्का समझौते की जिसे ट्रंप की हरी झंडी ने नई चर्चा दे दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस डिफेंस पैक्ट से वेस्ट एशिया का पावर गेम बदलने की चर्चाएं हैं। भारत की नजर भी इस नए समीकरण पर टिकी है। आखिर इस समझौते का असल गेम क्या है और भारत के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट से। मक्का में हुआ एक समझौता और उसके बाद वेस्ट एशिया से लेकर साउथ एशिया तक पावर गेम की तस्वीर बदलने लगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें एक सदस्य पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। अब इस डील को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिक अप्रूवल मिल गई है। ट्रंप ने इसे रीजनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा और अहम कदम बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने तीनों देशों के नेताओं को बधाई देते हुए इसे एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम बताया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर समझौते को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दिखाता है कि मध्य पूर्व एक साथ आ रहा है। ये देश अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से कदम उठा सकेंगे। तीनों देशों के महान नेतृत्व को बधाई। ये एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम है। तुर्की में मेरा जहाज, खबर आई कि वो उड़ा देगा आपका जहाज ईरान, तो आप तो बैठ गए थे सैंडविच के वैन में, सैंडविच के डब्बों खाना पानी के साथ, और जहाँ पे वो पानी की बोतलें पड़ी रहती हैं उनके साथ बैठ के छुप के आप जाके दूसरे जहाज में गए थे। आपकी चमड़ी इतनी महंगी है, इतनी आपको प्यारी है, औरों को कह रहे हैं मर जाओ, 10 महीने लड़ रहे तो क्या हो गया, मेरा हुक्म है, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। कोर्ट मार्शल करके लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती साहब, जिगर से लड़ी जाती हैं, अपने देश के लिए जज्बात। और आपने ऐसी हालात पैदा की है कि अमेरिका जैसे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस की आप आज ऐसी की तैसी कर रहे हैं। बता दें, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में कहा गया है कि यदि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान इन तीनों देशों में से किसी एक भी देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर गेम में अपनी जगह मजबूत करने का मौका बन गया है और भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इस नए सिक्योरिटी फॉर्मूले से एक तरफ पाकिस्तान है जो भारत का पुराना और सीधा मिलिट्री विरोधी है, दूसरी तरफ तुर्की है जो लंबे समय से पाकिस्तान के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है, और तीसरी तरफ सऊदी अरब है जिसके साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहद तेजी से मजबूत हुए हैं। यानी एक ही फ्रेम में तीन अलग अलग ताकतें आ गई हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री और न्यूक्लियर डिफेंस, तुर्की की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब की इकोनॉमिक पावर और रीजनल पहुंच, यही कॉम्बिनेशन इस पूरे समझौते को साधारण डिफेंस डील से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। इस समझौते को ऑफिशियली भारत के खिलाफ नहीं बताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसे पूरी तरह डिफेंसिव बताया है और कहा है कि इसका निशाना कोई खास देश नहीं है। तुर्की ने यह भी कहा है कि मक्का एग्रीमेंट किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, यानी कागज पर ये एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है, भारत विरोधी गठबंधन नहीं। Developments between Somalia and the other country that you mentioned, we continue to follow these developments closely. That is what I have to say. On Africa Day, yes, this Africa Day was a big celebration. Each year we celebrate our solidarity, support and partnership with Africa with a lot of fanfare, and this time External Affairs Minister attended the Africa Day celebrations. He was there earlier as well. We, as you know, we have very strong ties, historic ties with all countries in Africa, majority of them, and also with the continent. We have ongoing development cooperation which are very strong as part of our Global South solidarity, as part of South-South cooperation. We तो आज की पूरी तस्वीर में तीन बड़े पावर गेम सामने आए। ईरान अमेरिका के बीच 60 दिनों की डेडलाइन खत्म हुई, लेकिन ट्रंप ने तुरंत हमला करने के बजाय मिलिट्री प्रेशर के साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी खुले रखे। इसी बीच नेचरवान बरजानी के जरिए ईरान के पावर सर्कल तक पहुंच बनाने की अमेरिकी कोशिश ने पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी को और दिलचस्प बना दिया, और मक्का से निकले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नए डिफेंस पैक्ट ने वेस्ट एशिया के बदलते पावर बैलेंस को एक नई डायरेक्शन दी है। ट्रंप की हरी झंडी के बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है, जबकि भारत की नजर से नए सिक्योरिटी नेटवर्क के असर पर बात बनी हुई है। यानी मिसाइलों से लेकर बैक चैनल और डिफेंस पैक्ट तक वेस्ट एशिया का पावर गेम तेजी से बदल रहा है और उसकी गूंज भारत तक पहुंच रही है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।